सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मीना दुबे और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां हम रहते हैं इस नेचर को नर्चर करना हमारी एक जिम्मेदार विद्यार्थियों की, एक जिम्मेदार नागरिक की और साथ में हम शिक्षकों की कि आप सही दिशा में बढ़ें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आपको सही दिशा दिखा पाए। तो जो विषय हमने आज हमें पढ़ना है वो है हिस्ट्री ऑफ बॉटनी और भारतीयों का इसमें कंट्रीब्यूशन, कि हम किस तरह से कहाँ से अपने देश को जो ज्ञान परंपरा है वहाँ से बाहर निकले हैं। तो इस विषय में हम इस कंटेंट को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक शब्द कहा जाता है सिंप्लिसिटी इज द बिगेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी। जो विषय सबसे आसान होता है उसको परीक्षाओं में लिखना सबसे मुश्किल होता है। तो मैं आप विद्यार्थियों से ये चाहूँगी कि जब हम इस विषय पर आगे बढ़ें तब आप ये देखें कि इस कंटेंट को परीक्षा में आप किस तरह से लिख पाएँ। जब ये ऐसे टाइप क्वेश्चन आए तब या ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आए तो आपको इस विषय की टाइमलाइन को भी समझना बहुत आवश्यक होगा। तो हम यहाँ जो जानेंगे वो महत्वपूर्ण है और साथ में जो आप याद रखेंगे वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको कुछ असाइनमेंट भी करने हैं, उस चीज़ के लिए आप अभी पहले से तैयार रहें ताकि ये विषय के साथ साथ आगे बढ़ेगा। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये जानें कि जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, यानी जो नॉलेज ऑफ इंडियन बॉटनी है, क्या हम ये मानेंगे कि सारी दुनिया ज्ञान को लेकर जहां आगे बढ़ रही थी उस वक्त, क्योंकि जो रिटर्न है वो बाद में शुरू हुआ और जिस शब्द को जहां एक कहते हैं कि ज्ञान का सूरज, तो सूरज जहां से चमका भारतीयों के लिए उसे हम कहते हैं हमारे वेद। और वेद उस वक्त लिखे नहीं जा रहे थे, क्योंकि वेदों का एक नाम है श्रुति, तो जो केवल सुनते हुए आगे बढ़ेगा। तो आप क्या क्या सीखेंगे, आप ये जान पाएंगे कि वनस्पति शास्त्र का जो ट्रेडिशनल बॉटनी है उसका आज के युग में क्या महत्व है, किस तरह से अप्लाइड बॉटनी को हम अलग अलग डायरेक्शन में देख सकते हैं। साथ ही आप विद्यार्थियों के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए जो रास्ते यहाँ से खुलने वाले हैं उन रास्तों को भी हम समझेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि जितने अलग सब्जेक्ट हैं, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो स्पेस साइंटिस्ट हो, चाहे वो केमिकल साइंटिस्ट हो, वो कहीं ना कहीं बॉटनी से होते हुए गुजरता है। और दूसरी तरफ हम ये भी जानेंगे कि एक अच्छा नागरिक अपने देश की बायोडायवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व करता है। एक जिम्मेदार नागरिक होने का आप एहसास पाएंगे जब आप इस विषय को आगे समझेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो वनस्पति शास्त्र है उसके लिए जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ती गई, हमने ये देखा कि एक इंसान मुख्य रूप से रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन चीज़ों के लिए अपने जीवन के लिए आगे बढ़ता गया और वनस्पति शास्त्र भी उसी तरह विकास की ओर आगे बढ़ता गया। तो यदि हम टाइमलाइन पर गौर करें तो जो पुरातन वैज्ञानिक हैं जिन्हें हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं वो है थियोफ्रास्टस, जिन्होंने उसको लगभग 600 से ज़्यादा पौधों को लिपिबद्ध किया। और वाकई आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर ये होगा कि जब वहाँ लिपिबद्ध हो रहा था तो हम भारतीय क्या कर रहे थे। तो हम चूँकि बहुत आगे थे उस वक्त, तो कई सारे वैज्ञानिक इस विषय में हम पढ़ने वाले हैं। तो उन वैज्ञानिकों में सबसे पहला नाम जिन्होंने इस विषय को ये समझाया कि हाँ हमें ये देखना है, अपने आसपास अनुभव करना है, एरिस्टोटल, सबने नाम सुना है, अरस्तु और थियोफ्रास्टस जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। उसके बाद लिनियस, जॉर्ज मेंडल और कई वैज्ञानिक जो कि वन बाय वन, यानी कि हम पौधों को पहले पहचानने से लेकर आज की तारीख में हम बात करते हैं डीएनए तक हम पहुंच गए कि हम डीएनए को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कई सारे ऐसे वैज्ञानिक अलग अलग समय पर वर्ल्ड वाइड आते रहे। अब जिस चित्र को आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं, ये चित्र है भारतीय संविधान के पेज नंबर 104 से लिया गया ये पेज। भारत का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्णकाल विक्रमादित्य के समय को। आप जब इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि यहाँ केवल
एजुकेशन नहीं है, केवल संगीत ही नहीं चल रहा, साथ में आप देखेंगे कि पूरी बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश हो रही है। और जब बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश हो रही है तो साथ में आप देख रहे हैं बटरफ्लाई भी है, कुछ एनिमल्स भी हैं, कुछ प्लांट्स भी हैं, और साथ में हमारी संस्कृति। तो संस्कृति, सभ्यता, साइंस और पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी जब इंक्रीज होती है, और ये तब होता है जब हमारा जो नॉलेज सिस्टम होता है बहुत होलिस्टिक वे में चलता है। साथ ही आप ये भी जानते हैं कि जो विक्रमादित्य के नवग्रह थे, सुना होगा आपने, उनके 9 साथी जो उनको वैज्ञानिक नवरत्न, तो वो जो नवरत्न है उनमें से महत्वपूर्ण जो नवरत्न थे वो है बराहमिहिर। आपने सबने सुन रखा है, तारों की भाषा भारत ने सबसे पहले सिखलाई। सब ये गाना आप जानते हैं, मनोज कुमार की फिल्म का गाना है। तो जब हम बात करते हैं कि जब सबसे पहले भारत ने वो सब किया, उस वक्त और आज का भारत जब विचार करता है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है, तो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल अचीव होते हैं तो उसमें अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग विचारों को साथ में रहकर हम काम करते हैं। ऐसे जब जो आइडिया हमने अडॉप्ट किया, ये उसी वक्त से हमने अडॉप्ट किया, और यहाँ पर आयुर्वेद, ज़्यादातर हमारे जो ऋषि थे वो आयुर्वेद से जुड़े थे, ज़्यादातर ज्योतिषी से जुड़े थे, ज्योतिष शास्त्र से, नक्षत्र शास्त्र से और योगा से। तो और दूसरी एक और चीज मैं चाहूंगी कि आपने इस कक्षा के बाहर कॉरिडोर में टहलते हुए इन फोटोग्राफ्स को जरूर देखा होगा। यदि आप अपने आसपास की चीजों का अवलोकन करते हैं तो जरा पढ़िए, सुनिए और समझिए, और साथ में अपने जो घर के बड़े हैं उनके साथ बैठिए जरूर, ताकि कुछ हो सकता है ऐसा नॉलेज आपको मिले जो कहीं और लिखा नहीं गया। और उसी को हम कहते हैं इथेनोबॉटनी। हम इथेनोबॉटनी जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो वहीं से आता है। दूसरी एक और चीज कि कई ऐसे वैज्ञानिक उस वक्त ऋषि इज इक्वल टू रिसर्चर, और ये रिसर्चर सभी इन्वायरमेंटलिस्ट थे, और इन सब का जो लिखा हुआ जो पांडुलिपि है वो ज्यादातर या तो पाली भाषा में, प्राकृत या संस्कृत में हमको मिलती है। और इसीलिए हम अपने आसपास जो ज्ञान है वो धीरे 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 भूलते चले गए, और आज की पीढ़ी, आपका टाइम है कि उस चीज को, आप उस नॉलेज को रीडिस्कवर करें। तो रीडिस्कवर करने के लिए जरूरी है कि आप अपने परिवेश को ध्यान से देखें, सुने, समझें और उसको ढूंढें। आप सब ये जानते हैं, ये चित्र आपको देखकर क्या लगता है? क्या दिखा? पंचवटी। आज यदि हम इस विषय में फिर से अगर जाएं तो एक दूसरा शास्त्र है जिसको आप आर्किटेक्ट कहते हैं, इंजीनियरिंग की भाषा में। तो घर कैसा हो, जब श्री राम गए थे तब उनसे कहा गया कि कहाँ उन्हें रुकना है, 14 साल कहाँ रहना है, तो आपको घर ऐसी जगह पर बनाना है जहाँ पर भी 5 वृक्ष इस तरह से लगे हुए हैं। तो वृक्षों का डायरेक्शन, मतलब एक जो साइंस है, वास्तुशास्त्र, वो वनस्पति से आता है। दूसरी चीज आप यहाँ देख पा रहे हैं ऋषि पाराशर, जिन्होंने की ये बताया वृक्ष आयुर्वेद के माध्यम से कि क्रूसीफेरी, एक शब्द दिया आज वैज्ञानिकों ने, क्रूसीफेरी, तो वो क्रूसीफेरी क्राइस्ट पर दिया, वो क्राइस्ट होता है इस तरह से, लेकिन हमारे शास्त्र में लिखा, हम उस वक्त क्राइस्ट नहीं समझते थे, हम समझते थे स्वस्तिक। तो उस विषय पर लिखा गया स्वस्तिका गुनिया। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि जो आज बताया गया क्रूसीफेरी लगभग 2000 साल पहले उस बुक में लिखा हुआ है स्वस्तिका गुनिया। तो जरूरी है कि आप लोग पढ़ें। वहीं आप अगली कक्षा में ये पढ़ेंगे, एक सिलेजिनेला करके प्लांट है, तो आपको उसके साथ में ये पढ़ना भी पड़ेगा कि वो सिलेजिनेला आपका संजीवनी बूटी भी है, वो कहा जाता है। दूसरी एक और चीज कि आपको भारतीय जो ज्ञान है उसको, परंपरा को जब हम आगे देखते हैं तो कई और वैज्ञानिक जिन्होंने बहुत अभूतपूर्व काम किया, डीएनए से लेकर आज तक लगातार वो जारी है। कई नोबेल पुरस्कार भी उस विषय में दूसरे साथियों को जरूर मिले, लेकिन वो आइडिया कहीं ना कहीं भारतीय था। आपको कुछ असेसमेंट करने हैं और आपके पास कुछ पौधे आ रहे हैं जिनको कि आपको पहचानना है कि ये पौधा कौन सा है और साथ ही उस पौधे का क्या उपयोग किया जाता है। आप सभी ने कोरोना पीरियड में देखा
कि क्योर करने से पहले इम्यूनिटी को बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके आसपास वो सारे पौधे हैं जो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। दूसरी चीज़ आप ये भी बता पाएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, हम किस तरह से बॉटनी का अध्ययन करके या बॉटनी के जितने भी अलग अलग पैरामीटर हैं उसको समझकर हम किस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर पाएंगे, किस तरह से हम अपने पंच प्राण जिसको कहते हैं उन सबको, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, उन सब का जो पोल्यूशन लोड है उसको हम कैसे कर पाएंगे, ये आपको बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम वो लोग हैं जो दुनिया में सिर्फ शांति चाहते हैं। ओम शांति, अंतरिक्ष है शांति, पृथ्वी शांति, वनस्पति है शांति। धन्यवाद। मुझे तो ऐसा